Hey students, welcome to lecture 3 of microbes in human welfare. My name is Dr. Shubham Kaushik. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ा था, ठीक है। उससे पहले हम लोग माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे माइक्रोब्स हेल्प करते हैं और कैसे हम लोग सीवेज को ट्रीट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। तो माइक्रोब्स को कैसे यूज किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बायोगैस क्या है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मेनली जो है इसमें मीथेन है, CH4 है, प्रोड्यूस बाय द माइक्रोब सच एज मिथेनोजेंस, ठीक है। तो जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है जो कि आर्की बैक्टीरिया में आते हैं, वो मोस्टली इसको प्रोड्यूस करते हैं, बट उनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है मीथेन को, वो हमको देखना है, कैसे हम प्लांट लगाते हैं। Methanogen grow anaerobically on cellulosic material and produce CH4 methane along with CO2 and H2, ठीक है। तो मिथेनोजन जो एनारोबिक कंडीशन में ग्रो होंगे तो उनको ऐसे चैम्बर में डालना पड़ेगा जहां पर सेलुलोज का कुछ कंटेंट हो, कुछ मटेरियल हो और ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, तब ये उसमें से मीथेन बनाएगा। मिथेनोबैक्टीरियम इज फाउंड इन एनारोबिक स्लज एंड रूमेन ऑफ कैटला। तो मिथेनोबैक्टीरियम जो है वो काउ के, बफेलो के, कैटल जो है उनके रूमेन में, उनके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो जब वो लोग गोबर करते हैं तो उसमें वो मिथेनोजेंस भी गोबर में होते हैं, बट ड्यू टू ऑक्सीजनिक कंडीशन वो उससे वहां पे मीथेन नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, वो पूरा जो गोबर है उसको, गांव का पूरा गोबर इकट्ठा करके एक बायोगैस प्लांट में डाल दिया जाता है, उसको ऊपर से पैक कर दिया जाता है, जिससे वहां पर एनारोबिक कंडीशन बन जाएगी और वो वहां पर मीथेन प्रोड्यूस होगा और गैस को हम लोग वहां से निकाल लेंगे। और जो गैस हमको मिलेगी वो हम लोग कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं गाँव में, ठीक है। कैटल डंग गोबर कंटेन्स दीज बैक्टीरिया, सो डंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस, ठीक है। इसलिए इसको गोबर गैस भी बोलते हैं इंडिया में। अब इस तरीके का प्लांट हम लोग लगाते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ये है डंग प्लस वाटर। यहाँ से जो है वो गाँव के जितना भी सब लोगों के यहाँ से जो भी गोबर इकट्ठा हुआ वो यहाँ से एंटर करा दिया जाएगा इस चैम्बर में, इसको बोलते हैं डाइजेस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या होगा, एक कंक्रीट टैंक होगा 10 to 15 फीट डीप टू कलेक्ट बायो वेस्टेज एंड स्लरी ऑफ डंग, ठीक है। तो जितना भी वेस्ट आया, ठीक है, वो सारा यहाँ पे डाल दिया जाएगा। A floating cover is placed over the slurry which keep on rising as the biogas produced, ठीक है। ये जो कवर है वो फ्लोटिंग है, ठीक है, मींस अगर गैस बढ़ेगा तो ये ऊपर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पर अब इस चैम्बर में डाइजेस्ट होगा, मिथेनोजेंस वर्क करेंगे क्योंकि एनारोबिक चैम्बर है, हम मिथेनोजेन वर्क करेंगे गोबर के ऊपर तो गैस बनेगा, और गैस इस पाइप के थ्रू हम लोग आउटलेट ले लेंगे गैस का, ठीक है। उसके बाद आउटलेट टू रिमूव स्पेंट स्लरी यूज एज फर्टिलाइजर, ठीक है। उसके बाद जो वेस्ट स्लरी है, जो वेस्ट मटेरियल इसमें से जो बचेगा उसको यहाँ से निकाल लेंगे और उसको जो है एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हमको बायोगैस भी मिल रहा है और स्लरी को हम लोग डाइजेस्ट करके एज ए बायो फर्टिलाइजर भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दो फायदे हमारे यहाँ से हो रहे हैं। तो ये बेसिक एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो है मार्किंग का क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो आपको सबको पहचानना है कौन सी चीज क्या है, कौन सा इनटेक के लिए, कौन सा आउटटेक के लिए, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ बायोगैस की अगर हम लोग बात करें तो मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन, 50 to 70% मीथेन है, विच इज हाईली इन्फ्लेमेबल, मींस बहुत ज्यादा उसमें आग लगने के चांसेस है। जैसे नॉर्मल गैसेस है, एलपीजी है, सब सारे इन्फ्लेमेबल है। द अदर गैसेस आर CO2, ठीक है, एंड 10% मिक्सचर ऑफ अदर गैसेस, ठीक है। तो मेनली जो है यहाँ पे मीथेन है, उसके बाद CO2 और फिर 10% में बहुत सारी गैसेस है, जैसे H2 है, H2S है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज 4429 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब एट 50% मीथेन कंटेंट, ठीक है। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू भी आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर सबस्ट्रेट यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन, एनिमल वेस्ट जो है, कैटल डंग, यूरिन, ठीक है, ये सारी चीजें। एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, पॉन्ड में जो फालतू प्लांट ग्रो हो रहे हैं उनको लेकर लोग गांव वाले डाल देते हैं, जो भी गांव का कचरा है, ठीक है,
वो सारी चीजें गांव वाले जो है उसमें डाल देते हैं। ठीक है, क्रॉप रेसिड्यू मीन्स क्रॉप है उसको काटा तो ऊपर का तो खा लिया जाता है, जो बीच का नीचे का पोर्शन बचता है वो वेस्ट जाता है, तो उसको भी गोबर गैस प्लांट, मतलब गांव का सारा ऑर्गेनिक कचरा जो है वो गोबर गैस प्लांट में डाल दिया जाता है, और वो अच्छा भी है, कचरा भी साफ हो रहा है, गांव से कचरा भी निकल रहा है और उसमें से बायोगैस भी बन रहा है। ठीक है, तो हर पेपर भी है, डोमेस्टिक वेस्ट है, वो सारी चीजें जो इसमें ऐड कर दी जाती है जो भी ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ ली, एक तो कंपोजिशन क्या है, 50 to 70% मीथेन, 30 to 40% कार्बन डाइऑक्साइड और 10% मिक्सचर जिसमें H2 H2S और अलग गैसेज आती है। कैलोरीफिक वैल्यूज का याद रखना है हमको। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है ऐसा कोई पूछने वाला नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से आता है, मोस्टली सारा ऑर्गेनिक वेस्ट जो है गांव का वो सब यूज किया जाता है। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिक वेस्ट डालेंगे उसमें क्या क्या होगा, मतलब जो भी कचरा डाला हमने, गोबर डाला, उसमें सेलुलोज होगा। ठीक है, अब गाय ने जो है घास खाई थी बट पूरा सेलुलोज तो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो गोबर में कुछ ना कुछ सेलुलोज तो निकलेगा, अनडाइजेस्टेड सेलुलोज निकलेगा। ठीक है, हेमी सेलुलोज भी होगा उसमें, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स होंगे, फैट होगा, प्रोटीन। ठीक है, तो पहले इसका फर्स्ट स्टेप है हमारा बायोगैस प्रोडक्शन का सॉल्युबलाइजेशन। ठीक है, तो बायोगैस प्रोडक्शन को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया, सॉल्युबलाइजेशन, एसिडोजेनेसिस और मिथेनोजेनेसिस। तो फर्स्ट है सॉल्युबलाइजेशन, जिसमें थोड़ा सा इसमें पानी मिलाया जाएगा और डिकम्पोजर माइक्रोब जो है, ये मिथेनोजन नहीं है, डिकम्पोजर माइक्रोब जो है इसको तोड़ के मोनोमर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर फर्मेंटिव माइक्रोब्स जो फर्मेंटेशन स्टार्ट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो इन मोनोमर्स को ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एसिडोजेनेसिस। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड बन रहे हैं इसलिए एसिडोजेनेसिस। और फिर ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स है उनको मिथेनोजेंस कन्वर्ट कर देंगे बायोगैस में, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मिथेनोजेनेसिस। ठीक है, तो बायोगैस प्रोडक्शन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, सॉल्युबलाइजेशन जिसमें वेस्ट जो है उसको तोड़कर कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में लाया जाएगा, जिसमें डिकम्पोजर माइक्रोब्स हेल्प करेंगे। उसके बाद सॉल्युबलाइजेशन होगा, उस सॉल्युबलाइजेशन हो गया ये फर्स्ट स्टेप। उसके बाद फर्मेंटेटिव माइक्रोब जो है उसे मोनोमर्स को ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, जिसको एसिडोजेनेसिस बोलेंगे। उसके बाद इन ऑर्गेनिक एसिड्स को बायोगैस में कन्वर्ट किया जाएगा बाय मिथेनोजेंस, और इस स्टेप को हम लोग मिथेनोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, तो इन 3 स्टेप्स में जो है हमको बायोगैस मिलेगा, जिसमें मेजर कंपोनेंट जो है वो मीथेन गैस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन डेवलप टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो बायोगैस प्लांट है या गोबर गैस प्लांट है वो IARI और KVIC ने मिलकर जो है इसको डेवलप किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होता है माइक्रोब से बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, तो हम लोगों ने बायोगैस कंप्लीट कर लिया कि माइक्रोब्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट मतलब क्रॉप्स को खराब होने से कैसे बचाएं। ठीक है, इंसेक्ट्स क्रॉप को ना खाएं, इंसेक्ट्स क्रॉप को जो है डैमेज ना करे, तो कैसे हम लोग माइक्रोब्स को यूज करके अपने क्रॉप्स को बचा सके, तो उसको हम बोलेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स। Biocontrol is the use of biological method for controlling plant diseases and pests. ठीक है, लेडी बर्ड बीटल कंट्रोल एफिड्स। ठीक है, तो ये जो है वो एफिड्स को कंट्रोल करता है, ड्रैगन फ्लाइज कंट्रोल मॉस्किटोज। तो कुछ तो नेचुरल है जो ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है कि कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्लांट के पास, क्रॉप के पास नहीं आने देते, बट उससे हमारा काम नहीं चल रहा। केमिकल पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म एंड कॉज पॉल्यूशन। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, केमिकल पेस्टिसाइड यूज करना, इंसेक्टिसाइड, बस उसमें क्या है, अगर हमने केमिकल पेस्टिसाइड छिड़का तो हार्मफुल भी मरेगा, उसके साथ साथ यूजफुल भी मरेगा, और वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, और वो अगर ये सारे जो केमिकल पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड पानी में गए, मान लो पॉन्ड में गए गांव में, और उसी पॉन्ड में से अगर प्रेग्नेंट लेडी पानी पीती है तो उसके जो बेबी होगा उसमें कुछ माल फंक्शन, उसमें जो डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी डेंजरस है केमिकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, क्योंकि ये पानी में पहुंचते हैं, नदी में, पॉन्ड्स में, और उसी का पानी गांव वाले पीते हैं, तो उनको ये बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट यूज कर रहे हैं। फर्स्ट है बायो पेस्टिसाइड्स आर द ऑर्गेनिज्म विच आर अप्लाइड टू डिस्ट्रॉय द पेस्ट
दे आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वीड्स एज वेल एज इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, तो बायो पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, केमिकल नहीं यूज कर रहे हैं। इसमें दो तरीके के हैं, बायो हर्बिसाइड्स एंड बायो इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, हर्बिसाइड्स मीन जो अनवांटेड प्लांट्स को किल करेगा, और बायो इंसेक्टिसाइड मीन जो अनवांटेड इंसेक्ट को किल करेगा। ट्रांसजेनिक प्लांट हम लोग डेवलप करते हैं, जैसे कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लांट्स, जिसमें हम लोग बीटी कॉटन है, बीटी टोबैको है, वो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम इस तरीके का प्लांट बनाते हैं कि उसको इंसेक्ट खाएगा तो तुरंत मर जाएगा। उसकी लीफ को अगर उसने पहली बाइट लिया तो इंसेक्ट मर जाएगा, जिसको बहुत कॉमन हम बोलते हैं बीटी कॉटन और बीटी टोबैको। ठीक है, बायोटेक में हम पढ़ेंगे वो कैसे बनाते हैं, क्या है वो भी पढ़ेंगे, और कैसे हम बीटी प्लांट डेवलप किया वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक प्लांट सबसे बेस्ट है यहाँ पर, जिसमें कोई पॉल्यूशन का खतरा नहीं है, और एक बार बन गया तो कंटिन्यूस उसको यूज कर सकते हैं। बार बार हमें कोई केमिकल छिड़कना है या कोई बायो हर्बिसाइड छिड़कना है उसकी जरूरत नहीं है। स्मूथर क्रॉप्स आर दोज विच डू नॉट अलाउ द वीड टू ग्रो नियर बाय, बार्ले, राइस, sorghum। ठीक है, स्मूथर क्रॉप्स एलिमिनेट वीड्स थ्रू केमिकल्स, क्रॉप रोटेशन विद दिस क्रॉप विल नेचुरली रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ वीड्स। ठीक है, ये क्रॉप्स अगर ग्रो करते हैं तो आसपास जो है ये खुद ही ऐसे केमिकल्स छिड़कते हैं या रिलीज करते हैं, जिससे वीड इकट्ठा नहीं होता। तो अगर कोई वीट की खेती करता है तो वीट की खेती के बाद अगर वो एक बार बार्ले लगा देगा तो उस खेत के सारे वीड्स एलिमिनेट हो जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब वीट की खेती करेगा तो कोई वीड वहां पर ग्रो नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब की खेती अगर ऑल्टरनेट में करें तो जो है वीड्स को हम जो है रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं स्मूथर क्रॉप, जो बाकी क्रॉप्स के लिए स्मूथ रास्ता बना देते हैं। उसके बाद ट्रैप क्रॉप्स अराउंड द मेजर क्रॉप इन द फील्ड, सम अर्ली ग्रोइंग क्रॉप्स इज सोन इन स्ट्रिप्स व्हिच इज टर्म्ड एज कैचर्स ट्रे क्रॉप। The pets get attracted toward the early grown trap crop and then can be easily killed by cutting and destroying the trap crop. A good example of trap crop is bindi, which is sown around the cotton field to attract jacet and spotted bollworm। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले जो है किनारे पे जो है भिंडी ग्रो कर देंगे। ठीक है, तो सारे इंसेक्ट्स उधर जो है वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, और उसके बाद बीच में जो हम लोग कॉटन ग्रो करेंगे तो कॉटन को डैमेज वो इंसेक्ट्स नहीं करते। ठीक है, सिसेम इज आल्सो गुड ट्रैप क्रॉप टू अट्रैक्ट द रेड हेयरी कैटरपिलर फ्रॉम द कॉटन फील्ड। ठीक है, तो कॉटन फील्ड पे वो इंसेक्ट्स ना जाए तो उसके आसपास इस तरीके के ग्रो कर देते हैं और उनको वहीं पर किल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बायो हर्बिसाइड्स। ठीक है, it involves the biological control of weeds by some living organism, example use of insects feeding on a specific weed or use of microorganism which call disease in weeds। ठीक है, तो हम लोग ऐसा इंसेक्ट यूज करेंगे जो स्पेसिफिक वीड को खा जाता है, हमारे नॉर्मल क्रॉप को नहीं खाता, बट इंसेक्ट को अगर छोड़ा तो वीड को खा जाएगा, या फिर ऐसा माइक्रोब जो सिर्फ वीड को डिजीज पहुंचाता है। ठीक है, तो वीड किल हो जाएगा। In India, in Australia, growth of Opuntia, prickly pear cactus, was checked by the introduction of cochineal insect। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कैक्टस ग्रो ना हो, ओपुंशिया ग्रेथ ना हो, उसके लिए हम लोगों ने एक इंसेक्ट रिलीज किया खेत में, जिससे वो कैक्टस की ग्रोथ को रोक देता है। The first bioherbicide was mycoherbicide called Devine, derived from a fungus Phytophthora palmivora, which control the growth of milkweed vines in citrus orchards। ठीक है, तो इन सब के नाम हम लोग याद रख सकते हैं कि फर्स्ट बायो हर्बिसाइड कौन था, डिवाइन था, जो कि फंगस से मिला था। एनदर माइको मतलब समझ जाओ कि माइको वर्ड आ गया मतलब फंगस की बात हो रही है। कॉल्ड कॉलेजो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम कॉनिडिया ऑफ फंगस कोलेटोट्रिकम गोलियोस्प्रोइड्स। ठीक है, इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ नॉर्दर्न जॉइंट वेज। ठीक है, ग्रोइंग इन राइस फील्ड। ठीक, तो एक फंगस से हम लोगों ने हर्बिसाइड बनाया, अब फंगस से ले रहे तो बायो हर्बिसाइड है, और वो क्रॉप्स में वीड्स की ग्रोथ को रोक रहा है। ठीक है, extensive growth of Hypericum perfortum on Kalmand weed was checked in USA by the introduction of Rhizollina beetles. Water has been successfully controlled in Florida using indigenous fungus Cursospora rhodami। ठीक है, तो वाटर हाइसिन जो पॉन्ड के ऊपर पूरा ग्रो हो जाता है, उसमें क्या किया, पॉन्ड में ये फंगस इंट्रोड्यूस किया जिसने वाइटर हाइसिंथ को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये बायो हर्बिसाइड मींस एक ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं दूसरे अनवांटेड ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, इसमें हम लोग कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो एक एग्जांपल यहाँ पर आ जाता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, जिसको हम बोलते हैं बीटी, ठीक है। तो कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, ठीक है, कैटरपिलर्स को रिमूव करने के लिए तो साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बीटा थुरिनजेनेसिस टॉक्सिन जीन्स इनटू प्लांट्स और समरा बीटा कॉटन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये याद कर लेना है, बाकी डिटेल में इसको हम लोग बायोटेक में पढ़ेंगे कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया था, उसमें से कुछ जीन्स निकाल के, समझ लीजिए बैसिलस थुरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया था उसमें से कुछ जीन्स निकाल के हम लोगों ने प्लांट में इंट्रोड्यूस किए, और अब उस प्लांट को अगर इंसेक्ट खाता है तो वो मर जाता है, ठीक है। तो वो इंसेक्ट जो है, जो वो प्लांट जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गया, उसी को हम लोग बीटी प्लांट बोलते हैं। और कॉटन में ये किया तो बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन प्लांट को कोई इंसेक्ट नहीं खाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो खाएगा तुरंत मर जाएगा, ठीक है। एक तरीके से हम लोगों ने जहरीला बना दिया, पॉइजनस प्लांट बना दिया। बट हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम कॉटन नहीं खाते, ठीक है। उसके बाद ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, दे आर सीन इन द रूट इकोसिस्टम, दे कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजेंस, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा जो है प्लांट पैथोजेंस को रोकता है, जो रूट्स में ग्रो होता है ट्राइकोडर्मा, और पैथोजेंस को वहां ग्रो नहीं होने देता। तो ये भी एक बायो कंट्रोल एजेंट हो गया। उसके बाद करें हम लोग बैक्यूलोवायरस, स्पेशली जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन and desirable in integrated pest management program to conserve beneficial insects, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये वायरस को हम लोग यूज करते हैं जिससे वो सर्टेन इंसेक्ट्स को किल कर देता है, रिमूव कर देता है, और बाकियों को किल नहीं करता है। इससे क्या होगा, जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है, जो क्रॉप को बचाते हैं, उसको खराब नहीं करते हैं, वो बच जाएंगे, और बाकी जो अनवांटेड है वो किल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट में बैक्टीरियोवायरस को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन पढ़ लिया, और सेकेंड हम लोगों ने माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट्स। ये दो टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको नोट्स बनाने चलना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखते चलिए, ठीक है। चैप्टर खत्म होने के बाद सबको नोट्स सबमिट करना है, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग आगे लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।